जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर में, जो कि एक्चुअल में है बिजनेस इन्वायरमेंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या? अपने इंटरनल फैक्टर्स या अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ मिला करके, दोनों मिला करके एक्सटर्नल फैक्टर। एनीबॉडी एल्स? आप लोग? अच्छा, यहाँ पे भी ज़्यादातर लोग कह रहे हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ। देखो, मेजरली वी से इट कंप्राइजेज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स मेजरली, बट हम लोगों को कई किताबों में लिखा हुआ दिखाई देगा कि इट इज़ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और कई में दिखाई देगा कि इट इज़ एक्सटर्नल। अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो इट शुड बी मेनली एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे हमारा इन्वायरमेंट क्या, जो हमारे बाहर है, जो हमारे अंदर है, वो तो एक तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया। इन्वायरमेंट जो हमको सराउंड करता है, यस और नो? बट ठीक है। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंटरनल फैक्टर हुआ, कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर हुआ? जैसे ये बताइए, हमारे सप्लायर्स एक्सटर्नल है, हमारे कस्टमर्स एक्सटर्नल है, और गवर्नमेंट एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? अनटिल हम लोग मोदी हैं, अपना एक्सटर्नल ही है। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? एक्सटर्नल हो रही हैं। अच्छा, हाउ कैन वी क्लासिफाई कि वो एक्सटर्नल है? अच्छा, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, हमारी अपनी एफिशिएंसी, वो सब इंटरनल है। तो हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे करके क्लासिफाई कर रहे हैं? जो हमारे लिए कंट्रोलेबल है या नॉन कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है। नॉन कंट्रोलेबल की जगह अनकंट्रोलेबल बेटर वर्ड है, तो अनकंट्रोलेबल है। तो नाउ व्हाट डू यू फील, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम जो इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, तो हम मेनली कौन से फैक्टर्स को समझना चाह रहे हैं या फिर उसका इंपैक्ट जानना चाह रहे हैं? कंट्रोलेबल फैक्टर्स या अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स? अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो मेनली जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स से कंप्राइज करता है। व्हेन वी टॉक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हमारे बिजनेस के बाहर के हैं और जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये दो लोगों की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, हम लोग को याद करनी है इनके नाम के साथ। ठीक है, आइए देखिए क्या राइट, दोनों को दो ही हैं तो दोनों को ही कर लीजिए। जैसे सबसे पहले देखिए कौन सा है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल इवेंट्स एंड कंडीशंस एंड इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट इट, दैट इज अकॉर्डिंग टू हुम? कीथ डेविस। अच्छा, इसके अंदर में एक बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, दैट सराउंड एंड अफेक्ट अस। सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कि हमने कहा कल एक कोई नई पॉलिसी अनाउंस हुई। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग अ वियर्ड एग्जाम्पल, अभी हुआ नहीं है। हमने कहा कल एक पॉलिसी अनाउंस हुई कि प्लास्टिक के सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर में 28% जीएसटी, 28% जीएसटी। नाउ यू आर समवन इन दी सर्विस सेक्टर। आप सर्विस सेक्टर में, चलो आपका सिनेमा हॉल है, आपका हॉस्पिटल है, आपकी कोचिंग इंडस्ट्री, आप कुछ भी पार्ट को बिलोंग करते हो, सर्विस सेक्टर को, और प्लास्टिक के ऊपर 28% की जीएसटी लग गई। ना हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट यू? आपको कोई इफेक्ट करने वाला है? क्या फर्क करने वाला है? हमारे पास जो हम प्लास्टिक का कोई यूज नहीं करते हैं। अच्छा, आप मेरा एग्जांपल ले लो, एज अ पार्ट ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री वी आर नॉट यूजिंग प्लास्टिक। अब 28% अगर जीएसटी हो गया प्लास्टिक के ऊपर में, हम कह लें बिहार के अंदर में वाइन बैन हो गई है, तो इज इट गोइंग टू अफेक्ट माई बिजनेस? No, that is not going to affect my business. But yes, somebody who is dealing in those products, it is going to affect their business. है कि नहीं? हम कहें कि गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया है जिसके थ्रू वो हॉस्पिटल्स की प्राइसेस को रेगुलेट करेगा, तो
तो हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट माई बिजनेस? नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई बिजनेस, है कि नहीं? लेकिन अगर हम कहें कि देर इज अ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, देर इज अ चेंज इन एजुकेशन सिनेरियो, एजुकेशन मतलब पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का ही तरीका बदल रहा है, तो इज इट गोइंग टू अफेक्ट मी? यस, इट इज गोइंग टू अफेक्ट मी। तो मेरे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट वो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगने वाली जीएसटी रेट नहीं है। मेरे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज है। सो इट अफेक्ट्स ऑफ दोज फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग माई बिजनेस। इज इट क्लियर? क्योंकि फैक्टर्स बहुत ढेर सारे होते हैं, उसमें से जो हमको अफेक्ट कर रहे होते हैं नंबर 1 एंड अनकंट्रोलेबल होते हैं नंबर 2, दे आर माई बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि अनकंट्रोलेबल वो होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं और उन्हीं के रिगार्डिंग हम लोग सोच सकते हैं। जो कंट्रोलेबल है वो तो भाई आपके ऊपर है ना, वो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। एम्प्लॉयज आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। लेकिन हमें उन फैक्टर्स को स्टडी करना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप समझ रहे हो? तो दिस वॉज कीथ डेविस हु सेड कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस एंड द इवेंट्स that influence and influences that surround and affect us। क्या ये वाली डेफिनेशन क्लियर हुई आप लोग को? Come on everybody, please type yes if this was clear. Clear? Okay, great. चलो बढ़िया। अकॉर्डिंग टू एंड्रयूज, कीथ डेविस की डेफिनेशन से मन नहीं भरा तो फिर एंड्रयूज अपनी डेफिनेशन लिखा है, उन्होंने कहा नहीं हम भी कहेंगे, कीथ ने कहा है तो हम भी कहेंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि द एनवायरमेंट ऑफ अ कंपनी एज द पैटर्न ऑफ ऑल, बोलो कौन सा? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो इन्होंने भी शब्द एक्सटर्नल के ऊपर में जोर दिया। इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि वो वाले फैक्टर्स जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। यहां पे भी वही कहा कि दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, business environment is always changing and uncertain. It is because of the dynamism. Do you know what is dynamism? What is dynamic? Dynamic is something which keeps on changing. अब आओ सीधे आपको फीचर्स पढ़ाते हैं, यही अपने लिए जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी पढ़ के हम लोग खत्म करते हैं। नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या आ गए? वो वाले फोर्सेस जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। जैसे इनडायरेक्टली कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? आई एम टेकिंग अ क्विक एग्जांपल, सुनना। हमने कहा कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आया। इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब समझते हो? रिसेशन आया, आर्थिक मंदी आई, डिप्रेशन आया, तो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया। Now how is it going to affect my business? मतलब I am a part of coaching industry or coaching sector, and obviously to call an educational institute as a business is कई बार अच्छा नहीं लगता है, but in reality this is also a sort of business, right? तो हम कई बार चाहते हैं कि हम खुद से रिलेट करें, आप भी शायद close to this business only हैं, ठीक है? तो you are its I can say you are taking its advantage, तो फिर you can also relate with me. So बताओ, how is it going to affect my business? Anybody? I'm seeing your messages. If you type any solution, I'll be happy for it. बताओ, how is it going to affect my business? बच्चे कम आएंगे। क्यों बच्चे कम आएंगे? क्योंकि अर्निंग कम हुई है, और लोगों की जब अर्निंग कम होती है वो खर्चा कम करते हैं। जब अर्निंग ज्यादा होती है तो ज्यादा खर्चा करते हैं, राइट? I'll keep that in mind. तो अर्निंग कम हुई है तो कम खर्चा करते हैं, अर्निंग ज्यादा होती है तो फिर हाँ मनी की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या जब डिप्रेशन होता है? ऐसा एग्जैक्टली नहीं कह सकते, वो डिफ्लेशन का एक पार्ट हो गया, ठीक है? तो आते हैं उस पर भी कभी। सो फिलहाल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो भी एक तरीके से हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमको इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम कहें कि इकोनॉमिक सिचुएशंस अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है,
दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट मी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं होगा, इफ वाराणसी और दी अदर एरियाज, से फॉर एग्जाम्पल देर इज अ स्टूडेंट समबडी, क्योंकि स्टूडेंट के पास, हाँ शालिनी दैट इज वेरी करेक्ट, एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड एरिया, फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एरिया जहाँ पे कनेक्टिविटी उसको लगता है कि अच्छी नहीं है, प्लीज टाइप योर एरिया नेम। कम ऑन फास्ट, चलो कोई नहीं, सबके पास में बस स्पीड है। अच्छा ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम वेयर डू यू कम? हाँ ऐसे प्लेस कौन सा है एमपी में? like there was a student, जब तक मैं आप सोचेंगे I'll take an example, like there was a student who came yesterday from MP सतना, सतना के अंदर में भी पास का एक विलेज है, she was coming from that area, ठीक है। Now obviously that area did not have a very good infrastructure in terms of telecommunication facilities, in terms of roads, बाकी चीज़ें, तो it affected her, she was unable to attend the classes properly from there। तो दिस वॉज जो है वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से स्टूडेंट सफर कर रहा था, तो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू अफेक्ट मी इनडायरेक्टली, द टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी इज गोइंग टू अफेक्ट मी इनडायरेक्टली। तो एनीवेज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज विच अफेक्ट अस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज जो हमको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जनरल फोर्सेज जो कि हम ही को नहीं हर किसी को अफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन, स्पेसिफिक फोर्स या फिर जनरल फोर्स? कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल द आंसर। दिस इज अ यस, दिस इज अ जनरल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये हर किसी को अफेक्ट कर रहा है। हम कहें चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, जनरल फोर्स है ना, क्योंकि वो हर किसी को अफेक्ट कर रहा है। मेरे बिजनेस की गुडविल बढ़ गई, मेरे बिजनेस का डिमांड बढ़ गया, समझ रहे हो? अगर कोई चीज, अगर हम कहें कोई चीज इन जनरल पूरे इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई है, चेंज इन एजुकेशन इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो जनरल, क्योंकि वो हर एक को अफेक्ट कर रहा है जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में। लेकिन अगर हम कहें कि देयर इज अ चेंज इन, पर्टिकुलर चेंज इन माय बिजनेस, मेरे बिजनेस का टेक्नोलॉजिकल चेंज, मेरे बिजनेस का एक अदर कोई चेंज, तो फिर दैट इज अ स्पेसिफिक फोर्स। नेक्स्ट, यस करेक्ट। नेक्स्ट है आपका इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या? एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से जुड़ा हुआ होता है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हम कहें कि देयर इज मोर इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड फॉर फास्ट फूड विल बी इंक्रीजिंग। तो कई बार जो एक फैक्टर होता है वो दूसरे फैक्टर को अफेक्ट करता है। मतलब से फॉर एग्जांपल जो हमारा पैटर्न बाहर हो सकता है, वही पैटर्न हमारे यहाँ इंडिया में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं कि पॉलिटिकल सोशल को अफेक्ट कर सकता है, सोशल कल्चरल को अफेक्ट कर सकता है, वो भी हालांकि हो सकता है, वो भी हालांकि हो सकता है। जो आपके कल्चरल बिलीव्स हैं, जो आपके कल्चरल बिलीव्स हैं वो आपके डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। जो आपके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है। किसी दूसरी कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है कि नहीं? अगर हम कहें कि किसी बहुत बड़ी कंट्री में स्लो डाउन आ जाता है तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर में उसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? जैसे अगर हम कहें इंडिया में स्लो डाउन आया तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड उससे अनअफेक्टेड रहेगा, या यूएस में स्लो डाउन आया तो पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि यूएस ने पैसा लगाया है कई जगहों पे, हमने भी पैसा लगाया है यूएस में। तो देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स। देयर इज अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी का मतलब उसमें कैसा क्या चेंज होगा, इट इज अनसर्टिन। आने वाले समय में क्या चेंजेस होंगे, इट इज़ कम्प्लीटली अनसर्टिन। आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस तरीके से चेंज होगी, किस तरीके की कार या बाइक लोग पसंद करेंगे, दैट इज अनसर्टिन। किस तरीके की क्लोथिंग पसंद की जाएगी, दैट इज अनसर्टिन। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि देयर वॉज अ ट्रेंड ऑफ वेस्टर्न कल्चर जिसके अंदर में जैकेट्स आए, जैकेट्स आए, जैकेट्स आए। सडनली आफ्टर मोदी वेयरिंग अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ जैकेट, तो मोदी जैकेट फैशन में आ गए, है ना? नाउ वो सदरी जिसको कहते हैं, है ना? सो पीपल स्टार्टेड वेयरिंग दैट। नाउ अगेन इट विल ऑल्सो गो आउट ऑफ फैशन विद सम टाइम। तो एवरीथिंग कम्स इन फैशन, गोज आउट ऑफ फैशन, इट इज कंप्लीटली अनसर्टिन।
फिफ्थ इज इट इज डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप्स ऑन चेंजिंग. नेक्स्ट, ये दो फैक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब गिविंग. अच्छा, आपसे कैसे पूछा जा सकता है, आपको कोई भी एक दो लाइन इसमें से दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है विच फीचर इट इज इंडिकेटिंग. ठीक है, तो आप लोग को पूरा पढ़ना है. आइए देखिए, इट इज कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का मतलब इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कॉम्प्लेक्स का मतलब इट इज डायनेमिक. एक बार फिर से बता दें, डायनेमिक एक बार फिर से बता रहे हैं. Business is highly flexible and changing. Business environment is highly flexible and changing. It is not static या rigid. Static का मतलब जो बदले नहीं, rigid का मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता. तो वो static business environment static नहीं है, rigid नहीं है. ये नहीं कि कोई एक चीज़ आज चल रही है तो हमेशा चलता रहेगा, कोई एक लॉ आज चल रहा है तो हमेशा चलेगा, या फिर अगर डिप्रेशन आ जाए तो हमेशा मंदी, अगर मंदी आ जाए तो हमेशा मंदी का दौर रहेगा. नहीं, मंदी आई है तो फिर आगे जाकर के बूम का फेज भी आएगा जिसमें इकोनॉमी ग्रो करेगी. तो स्टैटिक या रिजिड नहीं होता है. कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर इन फैशन आई है तो आउट ऑफ फैशन भी हो सकती है, तो वो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता जाता है. कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स का मतलब इसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है. कॉम्प्लेक्स का मतलब इसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है कि वो हमारे बिजनेस को कैसे करके अफेक्ट करेगा. जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि आपके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनके अंदर में कॉन्टीन्यूसली एक प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहे हैं. लोगों को कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए. ठीक है, नाउ सडनली उनका जो फोकस है वो कैमरा से किसी और चीज़ के ऊपर शिफ्ट हो गया. अब उनको फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए. ठीक है, अभी तक हम लोग मोबाइल कंपनीज के तौर पे कैमरा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अब हम लोग प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो इस ये बताओ अच्छा है या खराब है? Is this change good or bad? Good. Everybody, please tell me, is it good or bad? Good. अच्छा, why it is good? It will help in modernizing. अच्छा, ओके. अच्छा, इसको ऐसे करके सोचो, मेरी कंपनी ने सालों इसी बात पे रिसर्च किए हैं कि कैमरा कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, और अब हम लोग ने कैमरा अच्छा बना दिया तो मार्केट में डिमांड आ गई कि नहीं अपने को कैमरा नहीं चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए. अब बोलो सर खराब है. लेकिन आप अच्छा भी हो सकता है, अब नई फ्रेश डिमांड जनरेट होगी तो पुराना कस्टमर भी नया मोबाइल फ़ोन खरीदेगा. तो बताओ अच्छा है कि खराब है? सर बस अब और खिलवाड़ नहीं, मतलब समझ में नहीं आया. गुड और बैड दोनों हो सकता है. देखो, सो इट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. इट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड कि इट इज गुड और बैड. इट इज कॉम्प्लेक्स, बात खत्म. इट इज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यू कैन नॉट सॉर्ट इट आउट कि अच्छा है खराब है. राइट, एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि अच्छा है कि खराब है. और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को क्या मतलब, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं. बिजनेस के लिए भी अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है. हो सकता है उसका पुराना स्टॉक न बिके, हो सकता है बहुत सा नया स्टॉक बिकने लगे. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन दी कंपनीज, ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट. स्कैन द एनवायरनमेंट का मतलब देखना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्कैनिंग द एनवायरनमेंट. बट इट इज डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन. क्या चेंज हुआ या क्या चेंज होने वाला है ये हम लोग कई बार स्कैन कर लेते हैं, लेकिन वो हमको कैसे अफेक्ट करेगा ये हम पता नहीं लगा पाते हैं. ठीक है, राइट, क्लियर यहां तक. और फाइनल एग्जांपल है, फाइनल फीचर है आपका रिलेटिविटी. रिलेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लाइक say for example हमारा जो प्रेफरेंसेस हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. लाइक इफ आई से अबाउट अगेन ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल के अंदर में क्या हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग एक डिफरेंट तरीके की कार इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमारा एक डिफरेंट प्रेफरेंस है. हम लोग पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं. इन सम अदर प्लेसेस वो इलेक्ट्रॉनिक कार्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. इन सम अदर प्लेसेस वो गैस कार, सीएनजी कार्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. तो फिर अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकते हैं. आपका प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है, हमारा प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है. जैसे
जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन CES एक तरीके की कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, इट रिजल्टेड इन डिक्रीज इन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ऑन द अदर हैंड इन इंक्रीज इन सेल ऑफ जूस एंड अदर ड्रिंक्स। तो जैसे यहाँ पे कहा गया कि अब अगर हम इसको ऑटोमोबाइल वाले अपने एग्जाम्पल से रिलेट करें तो हमने कहा कि पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ गए, तो ये किसी एक के लिए एक अलग इम्पैक्ट हो सकता है, किसी दूसरे के लिए अलग इम्पैक्ट हो सकता है। एक कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाती है, लाइक टेस्ला इज अ कंपनी, कभी आपने सुना इसका नाम? टेस्ला एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाती है। नाउ देयर आर मेनी अदर कंपनीज ऑल्सो जो कि CNG बेस्ड कार्स बनाती हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि पेट्रोल और डीजल बेस्ड कार्स बनाती है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो किसी एक के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी दूसरे के लिए खराब भी हो सकता है। So it varies from person to person, from place to place, from region to region. ठीक है, क्लियर है ये बात? तो दिस इज रिलेटिविटी। जैसे यहाँ पे कहा गया सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक घट गई, और जैसे आप लोग सुनते हो ना कोल्ड ड्रिंक के लिए ये खबर आ गई वो खबर आ गई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक की सेल घट गई लेकिन सेल ऑफ जूस और अदर ड्रिंक्स बढ़ गए। रिलेटिविटी नॉट अंडरस्टूड। रिलेटिविटी का मतलब होता है जब कोई चीज़ अपने जगह प्लेस के हिसाब से अलग अलग वेरी करे, अपने जगह के हिसाब से, प्लेस या पर्सन के हिसाब से अलग अलग वेरी करे। जैसे हम कहते हैं कि अर्थ पे आपका वजन अलग होगा, मून पे आपका वजन अलग होगा, ऐसे करके कहते हैं। यहाँ पे आपकी अर्निंग अगर 20,000 है तो वो अलग आपकी लाइफस्टाइल होगी, कहीं बाहर आपकी अर्निंग 20,000 है, आपकी अलग लाइफस्टाइल होगी, फिर कहीं और अगर आपकी अर्निंग 20,000 है तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग हो सकता है। वैसे ही करके एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर का अलग अलग इम्पैक्ट अलग अलग लोगों के ऊपर हो सकता है। हमने जैसा कि कहा कि अगर आपका पेट्रोलियम की प्राइस, डीजल की प्राइस बढ़ रही है तो किसी एक कार कंपनी के लिए जो कि गैस कार्स बनाती थी या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती थी, उनके लिए अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि लोग उनकी कारें अब ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल बेस्ड कार्स बनाते थे उनके लिए खराब हो सकता है। तो अ पर्टिकुलर फैक्टर में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी, या कंट्री टू कंट्री। किसी एक कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है, किसी कंट्री के लिए खराब भी हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। सर जैसे ओल्ड, हाँ ठीक है, नहीं वो कॉम्प्लेक्स में ही है, हम बताते हैं इसके बारे में बताते हैं। एक और मेरे पास में क्वेश्चन टाइप्ड है, सर जैसे ओल्ड प्रोडक्ट सोल्ड होने लगा और न्यू प्रोडक्ट सोल्ड नहीं हो रहा तो ये कॉम्प्लेक्स में आएगा। ओल्ड प्रोडक्ट सोल्ड होने लगा, हाँ ऐसा ही कुछ एग्जांपल हमने लिया था कि ओल्ड वाला बिकने लगा या न्यू नहीं बिक रहा, या न्यू बिकने लगा ओल्ड नहीं बिक रहा। तो अच्छा है कि खराब, इट इज़ डिफिकल्ट टू जज, इट मे बी गुड, इट मे बी बैड, बट एग्जैक्टली व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होगा उस चेंज का, वो बता पाना मुश्किल है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि समटाइम्स अ चेंज मे बी माइनर बट इट माइट हैव अ लार्ज इम्पैक्ट। कई बार क्या होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मान लो जीएसटी का रेट 1% बढ़ा दिया, अब आपके लिए वो 1% होगा, ठीक है, मतलब आपने कहा कि चलो 100 रुपये का बेचते थे 101 का बेच देंगे, कौन सी बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत बड़ा रेवेन्यू है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग उनको 1-1 रुपये और ज़्यादा देंगे, है कि नहीं, उसके लिए करोड़ों रुपए की और रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। तो वो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी एक के लिए माइनर हो सकता है, किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। या आपको मान लो आपकी छोटी दुकान है, किसी की बड़ी दुकान है, तो जिसकी बड़ी दुकान है उसके ऊपर फ़र्क भी बड़ा पड़ सकता है। तो इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए ये चेंज कितना हद तक हमको अफेक्ट करेगा। क्लियर है? बहुत ज़्यादा इसकी एकदम इन डेप्थ डिस्कशन पे नहीं डूबते हैं, ऐसा कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। अगर ये क्लियर है तो फिर अब जल्दी से यस बोलिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 7 फैक्टर्स पढ़े
कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं, इंटर रिलेशन होता है इनके बीच में, अनसर्टेनिटी होती है, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि वो किस तरीके से चेंज करेगा, इट इज डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर मींस कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज कॉम्प्लेक्स मतलब इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या इंपैक्ट होगा हमारे बिजनेस के ऊपर, एंड इट इज रिलेटिव, इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड फ्रॉम country to country, place to place. Clear? Come on students, please type a yes if this was clear. Is it clear? चलो नेक्स्ट। अब हमारे इन्वायरमेंट को, और बेसिकली अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम आपको इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आप हो सकता है कुछ जगहों पे पढ़ें एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है, सिर्फ एक्सटर्नल की बात अपने कर रहे हैं। और आपको भी अगर पूछा जाएगा कि क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस इन्वायरमेंट आप लोग अपनी बुक में लिख लो, बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल, आई होप आप लिख रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। चलो हो गए। अब देखो पांच तरीके के आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए गए हैं, विच आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। वंस अगेन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। कई बार इसे पेस्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। इसके अंदर में एक और फैक्टर जोड़ दिया जाता है ई लास्ट में, विच इज इन्वायरमेंटल, लेकिन आप इसको PESTL मान करके चलिए, पेस्टल इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कौन सा अपनी स्पेलिंग ऐसे ही बहुत मजबूत है, तो PESTL। सो पॉलिटिकल, कम ऑन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। पॉलिटिकल में क्या क्या आ जाते हैं, इसके अंदर में आपके जो भी जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, ये सब आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स में आते हैं। जो आपके पॉलिसीज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, उसकी स्टेबिलिटी हो गई। अच्छा, हाउ डज गवर्नमेंट स्टेबिलिटी अफेक्ट योर बिजनेस? हाउ डज गवर्नमेंट स्टेबिलिटी अफेक्ट योर बिजनेस? एनीबडी, कम ऑन, प्लीज आंसर। सही। और कोई? किसी एक स्कीम के अंडर आप तैयार नहीं हो पाएंगे? हाँ, सेम था। अच्छा, तो देखो बेसिकली ये सही कह रहे हैं आप लोग कि हर एक गवर्नमेंट की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है, हर गवर्नमेंट का अपना एक सोचने का तरीका होता है। अब से फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट है जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ठीक है, अलग अलग तरीके की स्कीम्स लेके आ रही है, सब्सिडी लेकर के आ रही है और खूब सब्सिडी दिया जा रहा है। अब हमने भी यही सोच करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ओपन कर लिया। अब पता चला हमारी गवर्नमेंट बदल गई और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट ही नहीं कर रही है, तो हमारा तो बिजनेस बेकार हो गया। तो हम ऐसी जगहों पे कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। अब तुम इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में इमेजिन करो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में तभी आता है जब हम लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग हो। अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में कर रहा है, ही वांट्स कि यहाँ की कंट्री जो है उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पता चला भाजपा सरकार प्रमोट कर रही है और कांग्रेस सरकार डिमोट कर रही है, या फिर कांग्रेस प्रमोट कर रही है और भाजपा डिमोट कर रही है, ठीक है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो देखेगा कि ये सरकार की क्या पॉलिसी है और उसी के हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम पता चला एक फॉरेन से यूनिट लेकर के यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं,
आज आपने कुछ और बताया, बाद में आकर के आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो टैक्स लेंगे तुमसे, पहले तुमने कहा था 5% लेंगे, अब तुम कह रहे हो 20% लेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी आएगा वो देखेगा कि आपकी गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसीज हैं। तभी ना मोदी जी या कोई भी अपना प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो जाएंगे बाहर, वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे कि देखो भाई ये है, आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, और वो देखेगा कि ये स्टेबल है या नहीं है, हम जिसके भरोसे जा रहे हैं वो स्टेबल है या नहीं है। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर, नंबर 1। नंबर 2, उसके पॉलिटिकल पॉलिसीज कैसी हैं, मतलब वो उसकी थिंकिंग पॉलिसी कैसी है। इनफैक्ट हम आपको बताएं, ये जो लीगल फैक्टर्स है और जो पॉलिटिकल फैक्टर है, आप लगभग दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी पाएंगे, क्योंकि लॉ भी कौन फ्रेम करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, लेजिस्लेटर्स एट द लोकल, स्टेट एंड फेडरल लेवल। लेजिस्लेटर समझ गए, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है, आपका पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेशन। तो लोकल लेवल पे जो आपकी लोकल बॉडीज हो गई, स्टेट बॉडीज हो गई या यूनियन लेवल की बॉडीज हो गई, may provide incentive for tax या break to companies, और they can impose regulations that restrict the business transaction, ठीक है। जैसे कोई एक कंपनी किसी एक पर्टिकुलर केमिकल को इंक्लूड करने के लिए कहती है, और कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा गवर्नमेंट आता है वो कहता है इंक्लूड नहीं करना, तो ऐसे अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं। एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, आप उनको बाद में रीड कर लेना। आई सपोज आपको समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी कैसे फेज में है, रिसेशन के फेज में है या प्रॉस्पेरिटी के फेज में है। देखो जब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, आपने कई बार, हमको मालूम नहीं आपने ऐसा कोई चार्ट देखा है या नहीं देखा है, लेकिन जब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो हम लोग उसको इस तरीके से मार्कआउट करते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जीरो या नेगेटिव में नहीं गई है, लेकिन हम लोग फिर भी कहते हैं कि मंदी का दौर है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत नीचे आ गया है, ठीक है। इवन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है नेगेटिव हो जाए, कुछ कंट्रीज के लिए हुआ भी, लेकिन अगर 1-2% भी है तो सोचो हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है लेकिन जीडीपी बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है। एनीवेज, फिर जब ये जीडीपी राइज करती है उसे हम लोग कहते हैं बूम का फेस, ठीक है। और जब ये जीडीपी गिरने लगती है, और इसी फेज को हम लोग कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, और जब ये जीडीपी गिरने लगती है तो हम लोग इससे कहते हैं डिफ्लेशन या रिसेशन। और जब ये रिसेशन बहुत लंबे समय तक आता है, जब बहुत लंबे समय तक रिसेशन चलता है जिसमें जॉब्स जाती हैं, मंदी का दौर आता है, डिमांड नहीं होती है, दुकानें खाली पड़ी हैं, डिमांड नहीं है, तो उस फेज को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। बूम के फेज में इन्फ्लेशन होता है, मतलब बूम के फेज में क्या होता है कि हल्का हल्का प्राइसेस बढ़ रहा होता है, बहुत तेजी से नहीं, थोड़े थोड़े प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, जो कि जरूरी भी होता है कि नहीं। अगर आपका दाम नहीं बढ़ रहा है, मतलब इकोनॉमी में प्राइस एकदम स्टेबल है, तो वो भी खराब माना जाता है, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन नेसेसरी होता भी है। तो बूम के फेज में हल्का फुल्का इन्फ्लेशन आपको दिखाई भी देता है। एनीवे, सो दिस इज क्या, इकोनॉमिक। Then we have social. Social factors that affect the environment of a business are the cultural influences of the time. Economic क्या था, boom या recession. Then we have social. Social के अंदर में क्या है, they are cultural influences. जैसे कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, आप किस तरीके के फेस्टिवल्स को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके के फेस्टिवल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका बिहेवियर नॉर्मल कैसा है, मतलब जो आपकी कल्चरल चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी वेयरिंग, आपके प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसे हैं, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपकी किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से आप पहले मिट्टी का बर्तन ज़्यादा खरीदते थे, हम लोग मिट्टी का बर्तन कम खरीदते हैं, ठीक है। वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस भी हो सकता है, वो एक जनरल कल्चरल प्रैक्टिस भी हो सकता है कि हम पहले मिट्टी के बर्तन पे खाना बनाते थे, अब कम बनाते हैं, ठीक है। या कुछ पहले ओकेजन्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अब कम इस्तेमाल होता है। टेक फॉर एग्जाम्पल फूल, तो मान लो पहले फूल का ज़्यादा इस्तेमाल होता था या कम होता है, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो ये सब क्या होते हैं आपके सोशल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इज वेरी क्लियर कि टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, रिया एक बार हम कंप्लीट कर लें, एक बार हमको फिर से बताना कौन से में डाउट है, हम उसको रिपीट करेंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इज क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, या कोई और दूसरा बिजनेस है वो देखेगा कि कोई सा भी और दूसरा बिजनेस, मान लो कोई शू मेकिंग कंपनी है, उसने देखा कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसके अंदर में पीपल आर प्रोड्यूसिंग शूज़ विद एयर कुशन, ठीक है, जो सोल है उसके अंदर में एक एयर कुशनिंग होगी तो आराम से आदमी कूद सकता है। सो इस तरीके की चलो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसको भी उसके हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा, उसको भी नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। किसी मोबाइल कंपनी ने देखा कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, अरे सामने वाला 3 कैमरा के साथ आ गया, वो 4 के साथ आ गया, तो हमको भी 4 लाने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ समय बाद आएगा पीछे में बैक कवर होगा ही नहीं, सिर्फ कैमराज ही होंगे। तो एनीवेज, तो दैट इज क्या, अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। आई वंडर समटाइम्स कि लोग मोबाइल की जगह कैमरा ही क्यों नहीं ले लेते हैं। इफ द ओनली फैक्टर इज कि भैया मोबाइल में कैमरा कैसा है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इज हाउ योर टेक्नोलॉजी चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर का मतलब वही हो गया कि आपके लॉज जो हैं वो कैसे कैसे करके चेंज हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि आपका, अच्छा ये लॉ कोई भी हो सकता है, आपके यहाँ के लेबर लॉज हो सकते हैं, आपके यहाँ के टैक्स लॉ हो सकता है, आपके यहाँ के अदर पॉलिसी लॉ, जैसे हमने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में यूपी में प्लास्टिक बैन हो गया या किसी और एरिया में कुछ और चीज़ बैन हो गई, ठीक है, तो दे आर क्या, लीगल फैक्टर्स। तो लीगल फैक्टर्स कैसे हैं वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ये सब फैक्टर्स हम लोग क्यों स्टडी करते हैं? हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं इन फैक्टर्स को ताकि एक बिजनेस पहले से अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट कर सके। अगर हमको लग रहा है कि आगे जाकर के कोई चेंज होने वाला है तो हम अपने आप से पहले से उसको हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लें। लाइक अगर प्लास्टिक बैन हुआ था, प्लास्टिक स्ट्रॉज जैसे बीच में बैन हुए थे या लोगों ने बैन किया, तो फिर पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, लाइक मैकडॉनल्ड्स और अदर फास्ट फूड चेन्स दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पेपर स्ट्रॉज, वो पेपर के स्ट्रॉ बनाने लगे, ठीक है, जब से प्लास्टिक बैन हुआ। तो दिस इज ऑल क्या, दिस इज इफ अगर वो हम कहें कि लॉ में चेंज आया था तो इट इज़ अ लीगल फैक्टर। अगर हम कहें कि लोगों की मेंटालिटी में चेंज था कि नहीं हमको प्लास्टिक कंज्यूम नहीं करना है, तो दैट बिकम्स अ सोशल फैक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट बैन कर रही है तो इट बिकम्स अ लीगल फैक्टर। और हम कहें कि लोगों की मेंटालिटी में चेंज था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे कि नहीं प्लास्टिक के स्ट्रॉ नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बीच में ऐसी न्यूज़ वगैरह आ रही थी कि प्लास्टिक स्ट्रॉ मछलियों के, वो मछलियाँ उसके खा लेती है, ये वो होता है, तो दैट बिकम्स क्या, अ सोशल फैक्टर। I hope this is all clear. ये पांचों factors. Now please ask if there is any doubt. Any doubt in this? We have studied 5 factors: political, economic, social, technological और legal. I'll quickly play a rapid fire with you. आप लोग को बताना होगा कौन सा फैक्टर है। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग फटाफट पूछिए। Any doubts? इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब हमने बताया कि बूम का फेज चल रहा है, रिसेशन का। मंदी के दौर में सब चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, और जब बूम का फेज चल रहा है तो खराब से खराब बिजनेस भी चल जाता है कि नहीं। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो उसमें आपका खराब बिजनेस भी अगर होगा, मतलब अच्छा प्रोडक्ट नहीं भी होगा वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर मंदी का दौर होगा तो कई चीज़ें फिर नहीं चल पाती हैं। तो यू हैव टू सी कि आपका बिजनेस का फेज कैसा चल रहा है। जैसे अभी जब रिसेशन का पीरियड चल रहा था तो बहुत से नए बिजनेसेस स्टार्ट नहीं हुए, बहुत रेयर ही आप देखते होंगे। इस दौरान आपने देखा, अपने आसपास सोचिए, कोई नई दुकान खुल रही हो, कोई नया शोरूम ओपन हो रहा हो, बहुत रेयर हो रहा है, लेकिन बहुत रेयर। जबकि उसके 1 साल पहले आपने बहुत ढेर सारी चीज़ें देखी होंगी। क्यों? क्योंकि इस समय थोड़ा रिसेशनरी फेज चल रहा है तो नई चीज़ें ओपन नहीं हो रही। जब ये बूम का फेज होता है तो लोग नई नई चीज़ें ओपन करते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। रिया, आई सपोज ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। हाँ, पॉलिटिकल और लीगल में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस पॉलिटिकल आपका माइंडसेट हो सकता है, पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल पॉलिसीज हो सकती हैं। लीगल मतलब स्ट्रिक्टली जो लॉज बनाए गए हैं वो। तो अगर आपको शब्द दिखाई दे रहा है लॉ, मतलब वो लीगल है। आपको शब्द दिखाई दे रहा है
कुछ भी लेजिस्लेचर से जुड़ा हुआ या फिर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी से जुड़ा हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसा, तो इट इज़ अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, बिल्कुल सही, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। चलो एक रैपिड फायर खेल लेते हैं। एवरीबडी रेडी? यू जस्ट हैव टू क्विकली गेस कि वो कौन से फैक्टर में आएगा। ठीक है, चेंज इन टैक्स रेट, चेंज इन टैक्स रेट, इट कैन कम इन लीगल ऑल्सो और इट कैन कम इन पॉलिटिकल ऑल्सो। ठीक है, दोनों में लिखा हुआ है, आप लोग अपनी तरफ से गलत नहीं है, आप लोग अपनी तरफ से गलत नहीं है। पॉलिटिकल कह रहे हैं ठीक है, लेकिन लीगल में भी आ सकता है। सर अगर दोनों आ गया तो जय श्री राम करके कुछ भी मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने भगवान का नाम लेकर के आप कुछ भी कर सकते हैं। सो पॉलिटिकल भी आप कह सकते हैं, लीगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कहें कि देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग ऑटोमोबाइल्स, ऑब्वियसली दैट इज टेक्नोलॉजिकल, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल। नेक्स्ट, heavy investment is coming from abroad, investment is coming from abroad, it is economical, economical। हमारे पास में एक इकोनॉमिक चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे पास में, इट विल अफेक्ट माई इकोनॉमी एट लार्ज। ठीक है, और बहुत सारे चेंज इन लेबर लॉज, लीगल है ना, लेबर लॉज है तो फिर वो लीगल हो गया। नेक्स्ट, अगर हम कहें देयर इज अ चेंज इन फैशन ऑफ पीपल, चेंज इन फैशन, इट इज सोशल। चेंज इन फैशन, चेंज इन ट्रेंड, ये सब सोशल हो जाता है। चलो हो जाएगा। टैक्स, ठीक है, देखो राइट, देखिए तो आपके हिसाब से पॉलिटिकल सही होगा, लीगल। देखिए हम आपको इन जनरल बताएं पॉलिटिकल और लीगल में अगर कहीं पे वर्ड लॉ दिख गया, चेंज इन टैक्स लॉज या फिर चेंज इन टैक्स रेट्स, तो हम जनरली कहेंगे कि उसको आप लीगल पुट कर सकते हैं। बट हम आपको एक्चुअली बता रहे हैं कि ये दोनों जगहों पे लिखा हुआ दिखाई देता है, इन पॉलिटिकल ऑल्सो, इन लीगल ऑल्सो। आई एग्री सर, ऐसा करिएगा, आधा गोला पॉलिटिकल में, आधा गोला जो है हाँ बोथ आएगा तो बोथ में कर सकते हैं। हमको इसीलिए कहते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। छोड़ो, घर जाके तुम लोग इंटरप्रेट करोगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में करेंटली इंडिया की रैंकिंग क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में करेंटली इंडिया की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द करेंट रैंकिंग ऑफ इंडिया? आपको यहां तो नहीं दिखाई देगा, बाकी और कोई देख करके बता दे तो यस, दैट इज 77। 77 बहुत हद तक इंप्रूव किया है, इट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। सो सबसे पहले वो 100 में आया था, टॉप 100 के अंदर में आया था, और अभी फिलहाल वो 77th पोजीशन पर है। ठीक है, सो इंडिया का वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो करंट पोजीशन है दैट इज 77। इसने जंप किया था 23 पोजीशंस, 100 से 23 पोजीशन जंप करेगा ऊपर की तरफ तो कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? 77। तो करेंटली वो 77th पोजीशन पर है आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 190 कंट्रीज। तो 190 कंट्रीज की रिपोर्ट है जिसमें से इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज 77। ठीक है, इंडिया ने काफी हद तक अपनी रैंक इंप्रूव की है, ये वो, बस इतना याद रखना है 77 करंट पोजीशन है आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 190 कंट्रीज। एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंक
by 53 positions in last 2 years and 65 positions in last 4 years. पिछले 2 साल में 53 पोजीशंस का इंप्रूवमेंट हुआ है. नेक्स्ट देखो, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट है, इसके अंदर में एक मार्किंग का एक सिस्टम होता है. ठीक है, इनका अपना मार्किंग का एक सिस्टम होता है. इस मार्किंग के सिस्टम को हम लोग DTF कहते हैं, डिस्टेंस टू फ्रंटियर, अ स्कोर दैट शोज द गैप ऑफ एन इकोनॉमी टू ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर का मतलब हो गया कि जो आपका बेस्ट है वहां से आप नापो कि आप कितना दूर हो. आप जितना ज्यादा उसके पास होंगे उतना अच्छा है. तो उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस बता दिया कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर में अगर आपके लेबर लॉज हैं तो ये 10 पॉइंट होने चाहिए, अगर आपके टैक्स लॉज हैं तो ये 20 पॉइंट होने चाहिए. अब आपके पास में 20 में से 8 हैं या 12 आप कंप्लाई करते हैं तो फिर आप इतने नंबर के लायक हैं. मतलब उस हिसाब से वो नंबरिंग करते हैं. इन्होंने बेस्ट बता दिया कि बेस्ट ये है और उसके अकॉर्डिंग फिर ये नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं. तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या फिर DTF. ये जो रैंकिंग दे रहे हैं या जिस हिसाब से नंबरिंग दे रहे हैं, जैसे कई बार आपको CGPA नहीं दिया जाता था, एक CGPA सिस्टम आया था CBSE के अंदर में. आई सपोज अभी भी है 10 तक के लिए अभी नहीं है. तो CGPA सिस्टम आया था, इसमें 10 में से वो देते थे नंबर, या कॉलेज में भी चलता है आपके कई बार CGPA. तो उनका अपना एक नंबरिंग सिस्टम है, वैसे इनका अपना एक नंबरिंग सिस्टम है. उसका नाम क्या दिया इन्होंने, DTF, डिस्टेंस टू फ्रंटियर. और ये डिस्टेंस टू फ्रंटियर क्या दिखाता है कि आप कितना ज्यादा पास हैं बेस्ट, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के. ठीक है, तो ग्लोबल बेस्ट, जैसे आपने सुना होगा कि किसी को ISI मार्किंग मिली हुई है कि नहीं, या हॉल मार्क मिला हुआ है. तो हॉल मार्क या ये ISI मार्किंग क्या होती है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है. ये सबने कहा हॉल मार्क तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है, यही होता है. या ISI मार्क तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है. वैसे ही करके ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने बता दिए, तो उसको वो जितना हद तक पूरा कर रहा है उसके हिसाब से इसको स्कोर देते हैं. जैसे कार का क्रैश टेस्टिंग होता है तो उसको स्कोर मिलता है 4, 8, 9, है कि नहीं, 8 स्टार्स आउट ऑफ 10. वैसे ही करके इनको DTF का स्कोर मिलता है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर, जहां पे ये आपको बताता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस के कितना पास हैं. सो दिस इज DTF. इंडिया का जो DTF है वो 67.23 था एंड इट इंप्रूव फ्रॉम 60.76 इन द प्रीवियस ईयर. ये बात आपको क्लियर हुई? कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज कंफर्म, क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो इंडिया की रैंकिंग हम लोगों ने पढ़ा 23 प्लेसेस इसको इंप्रूवमेंट हुआ. अब टोटल, अब सुनो अगला MCQ जो आपसे पूछा जा सकता है, टोटल कितने इंडिकेटर्स होते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट के अंदर में? टोटल 10 इंडिकेटर्स होते हैं. कितने इंडिकेटर्स होते हैं? 10 इंडिकेटर्स आर देयर, जिसमें से इंडिया ने अपनी रैंकिंग 6 में इंप्रूव की. कम ऑन प्लीज नोट डाउन. In total there are how many indicators? 10 indicators in World Bank's ease of doing business report, जिसमें से इंडिया ने अपनी पोजीशन कितने में इंप्रूव की है? 6 आउट ऑफ 10 में उसने इंप्रूवमेंट किया है एंड इट हैज मूव्ड क्लोजर टू द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन 7 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स. मतलब DTF स्कोर 7 में इंप्रूव हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं किसी एक के अंदर में रैंकिंग नहीं इंप्रूव हुई होगी. स्कोर इंप्रूव हुआ लेकिन रैंकिंग नहीं इंप्रूव हुई. तो स्कोर कितने में इंप्रूव किया? 7. मान लो 10 में से 7 सब्जेक्ट में इस बार नंबर ज़्यादा आया और रैंकिंग 6 सब्जेक्ट में ज़्यादा रही. ठीक है, क्या है ये? DTF, डिस्टेंस टू फ्रंटियर. टोटल कितने इंडिकेटर्स? 10. हमारी रैंकिंग कितने में इंप्रूव हुई? 7 नहीं 6. और स्कोर कितने में इंप्रूव हुआ? 7. अब ये हर किसी का इंडिविजुअल यहां पे ऐसे करके याद नहीं करना है. हालांकि यहां पे आप बस इतना देख सकते हैं कि एक सबसे बड़ा जो चेंज आया था
या जो मेजर चेंजिंग फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे? 3 फैक्टर्स हैं। एक है कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर और स्टार्टिंग अ बिजनेस। कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर और स्टार्टिंग अ बिजनेस। कंस्ट्रक्शन परमिट, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आपको क्या बताता है कि आपके कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। जैसे आप समझो लाइक फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, हम इसकी बात करते हैं। फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस हम इसकी बात कर रहे हैं। पहले क्या था? फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस अगर आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, अगर आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कंपनी बनानी है, तो उसका प्रोसीजर लंबा होता था। आपको कम से कम लाख रुपए का कैपिटल लगाना होता है। फिर इसके बाद आपको ये तो आपका इनिशियल एक तरीके से हो गया, पेड अप कैपिटल हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक तरीके से पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर करना है, जिसके अंदर में लगभग महीने से 1.5 महीने तक का समय लग जाता है। मतलब जो इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड था वो मिनिमल 1 मंथ टू 45 डेज था, लेंदी प्रोसीजर था। बट नाउ डेज वी हैव अ वेरी शॉर्ट प्रोसीजर। मतलब आप चाहें तो 2 दिन के अंदर अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और विद इन अ वीक आपके पास में पूरा सर्टिफिकेट वगैरह बन के तैयार है। लाइक जैसे पहले अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराना था टैक्स के अंदर में, तो पहले वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मान लो छोटा सा पैन ही लेना है आपको, पैन, तो पैन लेने के लिए पहले आप फिजिकल फॉर्म भरते थे, जिसका फिजिकल प्रोसेसिंग होता था, लंबा टाइम लगता था। अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो चीज़ें जल्दी हो रही हैं, फास्टर हो रही हैं। तो क्या उससे हमारा बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो गया? यस। अलग अलग स्कीम्स आई, उससे बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो गया। छोटे बिजनेसेस को प्रमोट किया गया, उनको एमएसएमई नाम का एक सर्टिफिकेट दिया गया, उनको लोन की सुविधा बेहतर दी गई मुद्रा स्कीम और बाकी चीज़ों के थ्रू। तो ये सब क्या है? अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर में हमने रैंकिंग किया। कंस्ट्रक्शन परमिट पहले बहुत अलग अलग तरीके के अलग अलग जगहों से होते होंगे, नाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड, इसमें भी कुछ ऑनलाइन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सब चीज़ें क्या है? इससे इम्प्रूवमेंट आए और इन इम्प्रूवमेंट से बिजनेस करना आसान हुआ, ठीक है, बिजनेस करना और आसान हुआ। तो दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो हमारी इंप्रूवमेंट इन 6 पैरामीटर्स में हुई रैंकिंग के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, स्टार्टिंग अ बिजनेस, गेटिंग क्रेडिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और इन्फोर्सिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिंग अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही हुआ कि लॉ वगैरह के नज़रिए से हम कितनी जल्दी अपनी केसेस को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो इसके अंदर में जैसे बेसिकली क्या हुआ है, कुछ नए नए लॉज आए हैं जिसके थ्रू जल्द से जल्द अपने केस को रिजॉल्व करा सकते हैं। आ रहे हैं ना आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ रहे हैं, वैसे करके कुछ ट्रिब्यूनल्स आ रहे हैं जो जल्द से जल्द आपके केस को निपटा सकते हैं। आओ आगे देखो, प्लीज फोकस। द वर्ल्ड बैंक, अच्छा आई कैन सी कि सम ऑफ यू माइट बी बिकॉज ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्शन वो लीव आउट हुए, फिर वापस से ज्वाइन इन किए। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में सिखा रहे हैं और हमने ये सिखाया है कि करंट रैंकिंग क्या है, कितने पैरामीटर्स हैं, कितने पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, डीडीएफ नाम का एक स्कोर है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस आर, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उनके अंदर में ब्रिक और इवन साउथ एशियन जो आपकी कंट्रीज हैं उनके अंदर में पहली कंट्री ऐसी एक इंडिया मानी गई जिसको कि एज अ टॉप इंप्रूवर रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। तो इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप इंप्रूवर्स फॉर कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, 2018 में भी और 2019 में भी। As a result of its continued performance, India is now placed at first position among South Asian countries as against 6th in 2014. तो currently इंडिया की साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर में, साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर में, साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हो गई बताओ? साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी होगी? कम ऑन स्टूडेंट, साउथ एशियन कंट्रीज, अरे श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान,
नेपाल, ये सब साउथ एशियन में हो गया ना? हाँ, राइट। तो यस, राइट, बिल्कुल सही। तो इन सब के अंदर में इंडिया हैज़ द फर्स्ट रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये इन्होंने हद कर दी। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम हर एक फैक्टर के बारे में एकदम डिटेलिंग बताएंगे और हम लोग इसको याद नहीं करेंगे। मतलब ये कोई याद करता है कि नहीं कंस्ट्रक्शन परमिट के अंदर में कितना रैंक से कितना रैंक चला गया? ये थोड़ी कोई याद करता है। हाँ, क्यों इंप्रूवमेंट हुआ ये जरूर से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, चेंज इन टाइम एंड कॉस्ट। मतलब पहले क्या होता था कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो पहले ज़्यादा टाइम लगता था उस सामान को इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में, प्रोसीजर थोड़ा लेंदी था। आजकल क्या है कि ये भी प्रोसीजर थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, क्विक प्रोसेसिंग हो जाती है, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का समय बच गया। रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ रिड्यूस्ड इंस्पेक्शंस सिग्निफिकेंटली। मतलब एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब जिसका हायर रिस्क है वहाँ पे इंस्पेक्शन ज़्यादा होगा, जिसका लो रिस्क है वहाँ पे इंस्पेक्शन कम होगा, तो उससे क्या है, समय की बचत होगी। ई संचित, मतलब इसमें क्या है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले फिजिकली फाइल करते थे, अब आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर आसान हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग अ बिजनेस में हम लोगों ने क्या किया? देखो, स्टार्टिंग अ बिजनेस के अंदर में क्या हम लोगों ने किया, ये पॉइंट नंबर सी, पैन टैन डिन। पैन समझते हो, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर टैन, डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो फुल फॉर्म याद नहीं करना है, बस बता दिया हमने आपको। ये सब एक सिंगल फॉर्म में हो जाता है जिसका नाम है स्पाइस। अब ये स्पाइस क्या है सर, मसाले वाला? नहीं, स्पाइस का फुल फॉर्म आपको याद करना है। स्पाइस का मतलब हुआ सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर incorporating companies electronically। Simplified proforma for incorporating companies electronically, this is called as क्या, स्पाइस। इसे हम लोग कहते हैं स्पाइस। तो इट इज सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा, आसान प्रोफॉर्मा है कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि 4 फॉर्म जाते थे। अभी हमने रिसेंटली, आई विश आपको दिखा पाते, हाँ आपको दिखाएंगे, मतलब इन एग्जीक्यूटिव्स तो आपको ज़रूर से दिखाएंगे, ठीक है, बिकॉज अब आपके में उतना है नहीं। तो पहले क्या होता था कि 4 अलग अलग तरीके के फॉर्म जाते थे कंपनी इनकॉर्पोरेट अगर आपको करनी हो तो। अब क्या, एक सिंगल फॉर्म जाता है, तो 4 फॉर्म की जगह एक फॉर्म भर रहे हैं, वो समय बच गया। अच्छा, पहले अब समझो, हम कंपनी बनाएंगे उसके लिए 4 फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद पैन नंबर लेना है तो अलग फॉर्म भरेंगे, फिर टैन नंबर लेना है टीडीएस काटने के लिए तो अलग फॉर्म भरेंगे, फिर डायरेक्टर बनाना है तो उसके लिए 2-3 अलग अलग फॉर्म भरेंगे, और जितनी जितनी बार फॉर्म भरेंगे सीए और सीएस उतनी उतनी बार पैसा लेगा। समझ रहे हो? अब भाई आपका भी तो मेहनत लग रहा है ना, बीइंग अ सीएस आप ही लोग तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। सीए तो इसलिए करता है क्योंकि सीएस को जानकारी नहीं मिली अभी, मतलब अगर सीएस को क्लाइंट मिल जाए उसका, तो सीएस और बेटर सर्विसेज दे सकता है एज कम्पेयर टू अ सीए। ऐसा आपके दिलासा देने के लिए हम कह रहे हैं। खुश मत हो जाना। अच्छा ठीक है सर, तो आपसे बेहतर ही कर लेंगे। सो एनीवेज, स्पाइस फॉर्म जो है उसके अंदर में क्या होता है, एक सिंगल फॉर्म बना दिया अब इन्होंने, पैसा काट दिया अपना। खैर कोई बात नहीं। तो स्पाइस फॉर्म में क्या होता है कि अब एक सिंगल फॉर्म भरेंगे, और उस एक सिंगल फॉर्म के अंदर में सब, मतलब उसके अंदर में पैन का भी एप्लीकेशन चला गया, टैन का भी चला गया, डिन नंबर भी उसी में अप्लाई हो जाएगा, उसी के अंदर में नाम और उसी के अंदर में एड्रेस, सब एक ही फॉर्म में, तो अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। सो दिस इज सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो गया। दिस इज स्पाइस फॉर यू, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है।
नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स इन मुंबई एंड डिस्टेंस टू फ्रंटियर, इसका भी इंप्रूव हुआ है 75.4 से 80.96, जो कि हम लोग याद नहीं करेंगे। आगे बढ़े, यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो यस। अगर क्लियर था तो जबरदस्ती नहीं, बस एक ही पॉइंट्स में समझाए हैं, बाकी 6 फैक्टर्स तो आपको याद ही थे। ये 6 फैक्टर्स याद कर लेना, इन 6 फैक्टर्स में रैंक की इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। कम ऑन स्टूडेंट्स, सो नहीं ना गए, जल्दी जल्दी यस बोलो। देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, सर्दी का मौसम है तो इसमें नींद भी बड़ी मस्त आती है, तो क्या पता कोई ऐसे ही अचानक से हो गया, हाँ हाँ अच्छा क्या क्या बोलना था बताइए, तो देख रहा है यस बोलना है तो बस यस टाइप कर रहा है, फिर उसके बाद हाँ वापस से नहीं। ठीक है, सबका यस आया, थैंक यू सो मच, बढ़िया, ओके वेरी गुड। सो एक्सेस टू क्रेडिट, ये भी हम लोग देख ही रहे हैं आजकल की क्रेडिट लेना थोड़ा आसान हो गया है, ठीक है। बहुत से अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जो कि आजकल दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की स्कीम्स है जिसमें क्रेडिट दिया जा रहा है। और एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाना वो भी आसान है। पिछले 4 साल में इन्होंने बताया कि 8 इंडिकेटर्स में अपना इंप्रूवमेंट हुआ है रैंक के अंदर में। पिछले 4 साल में इन्होंने बताया कि देयर आर 8 इंडिकेटर्स जिसमें अपना रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है, बस इतना ही पढ़ लें बहुत है। नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर स्टेट्स। क्या समझे? अच्छा एवरीबडी डोंट लुक एट द बुक राइट नाउ, डोंट लुक एट द बुक राइट नाउ, पाप चढ़ेगा। कम ऑन, DPITT राइट, क्या फुल फॉर्म था? एवरीबडी इफ यू कैन टाइप इट। और तुम लोग भी जो ऑनलाइन हम बता रहे हैं देखना मत, ऐसे करके काम नहीं चलेगा। कम ऑन स्टूडेंट्स, डोंट नो, अटेंटिवनेस नहीं है नालायकों, तुम लोग बस नशे में हो। आओ देखो देखो ध्यान से, नशे में वो बच्चा अभी तक अपनी आंख मल रहा है, देखिए हाँ क्या था, जागो तुम लोग, देखो इट इज क्या, इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अच्छा DPIIT, आई सेड TT, ओके, तो DPIIT इट इज डिपार्टमेंट। अब आप लोग कहेंगे कि अच्छा इसीलिए नहीं बता पा रहे थे, अगर आप सही बोल देते तो फिर हम लोग भी सही बोल देते, राइट। तो इट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर स्टेट्स, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहा है दिया हुआ नहीं है, लेकिन दिया हुआ है बस कि इन कोऑर्डिनेशन, हालांकि इतना समझ में आ रहा है हम लोग को ये डिपार्टमेंट है तो ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में ही होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जिसके अंडर में भी हो। नाम है इसका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, in coordination with central ministries या department and government of states and union territories have taken several reforms measure with to improve the regulatory environment and facilitate ease of doing business। मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ये ऐसे स्टेप्स लेता है कि हमारे यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जा सके। अब समझो ये स्टेप्स कैसे लेता होगा, कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट है तो अलग बात है, कोई बड़ा इंप्रूवमेंट है तो ये डिपार्टमेंट्स बेसिकली सजेशंस देते हैं कि देखो ऐसे करके इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, तो ये बेसिकली सजेशंस देते हैं। अब बाकी अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका अपना डिपार्टमेंट देखेगा, या फिर कंस्ट्रक्शन है तो उसका अपना डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। लेकिन ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन सबसे कोऑर्डिनेट करके, इसीलिए लिखा हुआ है कि इन सबसे कोऑर्डिनेट करके ये अलग अलग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि अकेले कोई काम नहीं कर सकता, हम बस आपके डिपार्टमेंट को बताएंगे कि देखो ये काम करो, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा।
वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट, ये इन्होंने वापस से पता नहीं क्यों रिपीट करने का सोचा, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हालांकि इन्होंने 10 पैरामीटर यहां पे बता दिए, है ना, इन्होंने 10 पैरामीटर्स यहां पे बता दिए। नो नीड टू लर्न देम ऑल। फाइनल रैंकिंग अपनी 77 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो इन पैरामीटर्स के अंदर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये हमको फाइनली बताया गया है। नाउ दिस इज अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी विल जस्ट हैव अ गो थ्रू। ये जो हम लोग आगे का हिस्सा पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग एक क्विक गो थ्रू करेंगे इन सभी चीजों के लिए। तैयार हैं आप लोग? इसके आगे का हिस्सा हम लोगों को बस एक क्विक गो थ्रू करना है, और जो जो चीजों को हम एटलीस्ट टिक कराते जाएं, आप भी उसको साथ साथ में टिक कर लेना। सर इसको पढ़ेंगे कैसे, एक बार आप भी पूरा एक बार पढ़ लेना, फिर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमको पढ़ना चाहिए, उसको हाईलाइट कर लेना, और एग्जाम से पहले सिर्फ हाईलाइटेड मटेरियल, टिक मटेरियल, या अगर हमने कुछ लिखवाया तो वो वाला मटेरियल पढ़ के जाना है, हो जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग अ बिजनेस के अंदर में देखो सबसे पहला फैक्टर है कि पहले एक प्राइवेट कंपनी ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन आपने शायद पढ़ा होगा कि अब कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 1, बहुत अच्छी चीज। नंबर 2, स्पाइस फॉर्म ले आए तो इसकी वजह से पैन टैन डिन टैन ये सब की कोई भी अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 3, एक और शानदार फॉर्म जिसका की फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है, नाम है इसका एजाइल। नाम पूरा क्या? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब GSTIN। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, मतलब GSTIN GST नंबर का होता है। GSTIN इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फॉर्म एक लेकर के आए एजाइल, जिसके अंदर में एप्लीकेशन हो गया A, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया आई सपोज GI, और L से क्या है और E से क्या है, जो भी है एजाइल है। पता नहीं इन्होंने कैसे करके एक्रोनिम, इसको एक्रोनिम कहते हैं ना, ये एक्रोनिम इन्होंने कैसे करके बनाया, लेकिन दिस इज एजाइल। इट इज एप्लीकेशन फॉर प्लस वो सारी चीजें हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर GSTIN। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे कि इसमें से कौन सी चीज एजाइल में इंक्लूड नहीं होती। तो एजाइल में 3 चीजें आती हैं, GSTIN, EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। राइट, ESIC। तो GSTIN, EPFO और ESIC, ये 3 चीजें आती हैं एजाइल के अंदर में। नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ अ न्यू एंड सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड सर्विस कॉल्ड एज क्या? रन, रिजर्व यूनिक नेम। पहले क्या होता था कि आपको नेम रिजर्वेशन करने के लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता था, जो कि थोड़ा सा अगेन एक लेंदी पार्ट था। अब नेम रिजर्वेशन का भी एक इजी फॉर्म हो गया, जिसका नाम क्या हो गया? रन। मतलब अगर कंपनी का नाम रखना है तो पहले उसको रिजर्व करना पड़ता था, अब उस नाम को रिजर्व करने के लिए एक सिंपल फॉर्म जिसका नाम है रन, रिजर्व यूनिक नेम। इनकॉर्पोरेशन फीस लगभग कितनी हो गई है? 0। उन कंपनीज के लिए जिनका ऑथराइज्ड कैपिटल 15 लाख रुपए तक का है, उन कंपनीज के लिए जिनका ऑथराइज्ड कैपिटल 15 लाख तक है, उनकी इनकॉर्पोरेशन की फीस कितनी लगती है? 0। द रिक्वायरमेंट टू इश्यू अ फिजिकल पैन कार्ड हैज बीन, मतलब फिजिकल पैन कार्ड भी देने की अब कोई जरूरत नहीं, मतलब आपको वो भी इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड होता है। जैसे आधार कार्ड आप इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड कर सकते हैं, आप पैन कार्ड भी कर सकते हैं। EPFO और ESIC में अगर आप अलग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो श्रम सुविधा पोर्टल करके एक पोर्टल है, वहां पे आप करवा सकते हैं। ठीक है। मुंबई शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में आपको इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है अगर आप एज अ शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। मतलब कोई एक नॉर्मल सी दुकान भी होती है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ कराती है? शॉप्स एंड
एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट में। जैसे कई बार मेरे पास में एक सवाल आता है, आपको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि सर अपने एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन कर रहे हैं। मान लो तुम एक कपड़े की दुकान ओपन कर रहे हो, जूते की दुकान ओपन कर रहे हो, कोई सी भी नॉर्मल सी दुकान ओपन कर रहे हो प्रोप्राइटरशिप में, समझ गए? उसका क्या रजिस्ट्रेशन होगा? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जैसे आप समझो एक नॉर्मल सा, कई बार मेरे पास में सवाल है, हम कोई एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं, सर पार्टनरशिप बनाएंगे तो पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, कंपनी बनाते तो कंपनी का तो इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता। हम प्रोप्राइटरशिप में है ना, तो क्या रजिस्ट्रेशन होगा? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा जा रहा है तो फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लो, अदरवाइज आपका इंडिविजुअल का जो पैन है उसी के ऊपर बिजनेस होगा। हाँ, अगर आप दुकान खोल रहे हो, कोई ऐसा प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसका शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लो। कहां करवा लो? शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में। तो उससे ये होगा कि हाँ, ये आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो रजिस्टर हो गया। और अदरवाइज कोई रजिस्ट्रेशन की, किसी तरीके के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप दवाई का बिजनेस कर रहे हो तो उसका अपना लाइसेंस होता है। हम लाइसेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो लाइसेंसेस अलग अलग कुछ चीजों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन नॉर्मल ऐसे कोई दुकान खोलनी है तो उसका किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर आपका लेबर आपके यहाँ पे 10 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, तो फिर आप लेबर ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है, ये होता है। समझ गए बात को? खैर, एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक डिटेल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जरूरी नहीं है, इसको आप पूरा कट कर दें। पेइंग टैक्सेस में आसानी कैसे हो गई? पेइंग टैक्सेस में आसानी कैसे हो गई? जल्दी जल्दी समझना, बहुत थोड़े से टॉपिक्स बाकी हैं। पेइंग टैक्सेस में आसानी ऐसे हो गई कि पहले हमें अलग अलग टैक्सेस पे करने होते थे। जैसे अगर आप पहले कभी किसी रेस्टोरेंट के अंदर में जाएं, या किसी कभी अगर आप पिज़्ज़ा हट में जाएं, ठीक है, हम लोग तो जब अगर जैसे ट्रेनिंग पीरियड रहता था तो फिर हम लोग ऑफिस के पैसे पे खूब जाते थे, या क्लाइंट के पैसे पे। तो पेइंग टैक्सेस में क्या होता था, तो उसके अंदर में हम लोग देखते थे बिल। अब भाई अपने प्रोफेशन को हम लोग बहुत जब लगाव रखते हैं उसके लिए, तो हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को ढूंढते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा वो जो पढ़े हैं उसको कुछ दिखाई दे, तो जब बिल आता है तो उसके अंदर में हम लोग टैक्स बैठ के कैलकुलेट करते थे। सोचो सब खा पी करके अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के टैक्स देखना चाहिए, टैक्स रेट कितना कितना लग रहा है। तो हम लोग टैक्स देखते थे, उसके अंदर में देखते थे पहले तो सेल्स टैक्स अलग होता था, सर्विस टैक्स अलग होता था। अब समझो पिज़्ज़ा हट वाले ने क्या किया, सेल्स किया या सर्विस किया? सर उसने तो दोनों किया। उसने अपने को पिज़्ज़ा बेचा भी और परोसा भी, तो वो सेल्स टैक्स लेगा या सर्विस टैक्स लेगा? सर वो दोनों लेगा। तो वो कुछ हिस्सा सेल्स टैक्स लेता था, कुछ हिस्सा सर्विस टैक्स लेता था। अब समझो वो जमा भी दोनों कर रहा होगा, सेल्स टैक्स भी सर्विस टैक्स भी। आपको नहीं लगता प्रोसीजर ज़्यादा हो गया? अच्छा, अब सोचो जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो एक्साइज ड्यूटी देता है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो एक्साइज ड्यूटी दे रहा है, सेल कर रहा है तो सेल्स टैक्स दे रहा है। मतलब सर ये डबल डबल तरीके का टैक्सेशन नहीं लग रहा है? तो सब हटा हटा करके एक तरीके का टैक्स बनाया, क्या? जीएसटी। कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं, कोई सेल्स टैक्स नहीं, कोई सर्विस टैक्स नहीं, कोई लग्जरी टैक्स नहीं, सब हटाओ और एक बनाओ जीएसटी, बात खत्म। तो अलग अलग टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स से रिप्लेस कर दिया गया, विच इज कॉल्ड एज जीएसटी। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का जो रेट था 30% का, अपने यहां से सालों साल टैक्स लगता आया है, बट उसको भी घटा करके कितना तक कर दिया गया? 25%। लेकिन ये 25% का टैक्स आपकी कंपनी के ऊपर तब लगेगा अगर आपका टर्नओवर, कम ऑन, अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक का है तो आपके ऊपर में 25% का टैक्स लगेगा। ठीक, वन टैक्स वन नेशन। ओके, 250 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आपका टैक्स रेट 30% की जगह 25% लगेगा। बड़ा चेंज है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सालों साल से 30% का टैक्स लगता है। अब जब कंपनी के ऊपर 25% का टैक्स आया तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। भाई कंपनी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। अब छोटी कंपनी के ऊपर अगर आप सीधे 5% का रिलैक्सेशन दे दें, अब समझो किसी की कमाई अगर साल की 50 लाख है तो 50 लाख का जो 5% होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है। उसके लिए साल के 2.5 लाख रुपए की बचत है कि नहीं? तो उसके लिए एक काफ़ी बड़ी बचत हो गई।
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, अगर आपको ईपीएफ वगैरह में प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, ये वो कट करो, बाकी सब रिक्वायर्ड नहीं है। ई संचित के बारे में हमने आपको पहले भी पढ़ाया, बाकी सब ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। अगेन नॉट रिक्वायर्ड। यस, इंसॉल्वेंसी, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी का मतलब समझते हो? जब कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसमें पॉइंट नंबर ए आपके लिए रिक्वायर्ड है और पॉइंट नंबर डी रिक्वायर्ड है। तो रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, जब कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके पीछे में लग जाते हैं उसके क्रेडिटर्स या डेटर्स। क्रेडिटर्स जिनको पैसा लेना है, तो क्रेडिटर पीछे लग जाएगा कि हमारा पैसा चुकाओ। अरे ठीक है, कंपनी बंद कर दो लेकिन हमारा पैसा चुका के जाओ। तो क्रेडिटर्स पीछे लग जाएंगे, अब वो कहेंगे कि हमको पैसा दो और कंपनी कहेगी हमारे पास तो पैसा नहीं है। ठीक है, अब 4 लोग हैं, 4 लोग के बीच में फाइट है कि पहले किसको बाद में किसको। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी के अंदर में, कैसे उसका जल्द से जल्द छुटकारा हो सकता है, कैसे जल्द से जल्द रिजोल्यूशन हो सकता है। कंपनी बंद करनी है तो बंद करके उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, क्रेडिटर्स के पैसे फेयर एंड एफिशिएंट वे में डिसबर्स किए जाएं, जिसका जितना पैसा चुक सके चुकाया जाए। तो उसके लिए कोड लाया गया, एक प्रोसीजर बनाया गया और उस कोड का नाम दिया गया क्या? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो सेक्शन 42 of the Insolvency and Bankruptcy Code has been amended to provide that a creditor has the right to object to decision of the liquidator। मतलब पहले क्या होता था, एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है कि एक बंदा आएगा, वो कंपनी के एसेट्स को बेचेगा और जिसका इसका जैसा जैसा पैसा बन रहा है वो उसको देगा। तो उसमें क्रेडिटर जो था वो ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकता था कि नहीं गलत हो रहा है। अब यहाँ पे क्रेडिटर को भी पावर दे दी गई कि देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो तुम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं वो पार्शियलिटी कर रहा है तो तुम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है, आज़ादी दी गई उसको। खैर बस ये सब आप एक बार, मतलब जैसे नींद ना आ रही हो एक बार पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, बाकी ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड। आई सपोज अब आप इन सब का आंसर दे देंगे। अब जैसे यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है, अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय DPIIT फॉर स्टेट्स व्हाट इज द रैंक विथ रेफरेंस टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब ये इन्होंने एक बड़ा ही स्पेसिफिक सा डेटा पूछ लिया। ठीक है, बट अगेन आई विल से कि लर्निंग दिस सॉर्ट ऑफ डेटा जो ऊपर हमने कैंसिल कराया है, जितना कहा याद करने को उतना तो कर सकते हैं, बट लर्निंग दिस सॉर्ट ऑफ डेटा इज वेरी डिफिकल्ट। तो एक दो क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई दें या आपके मॉक टेस्ट वगैरह में दिखाई दें, बाकी जगहों पे दिखाई दें, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, बट ईच एंड एवरीथिंग टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, अभी हो सकता है हम लोग जोश जोश में कर लें, बट एट द एंड इट माइट नॉट जनरेट द बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप पढ़िए, आपका जो एग्जामिनेशन होता है, आप सुनना सभी लोग ध्यान से, लास्ट फ्यू लाइन्स, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं फाउंडेशन लेवल पे। एग्जीक्यूटिव में हमें मालूम है कि हम जितना पढ़ाएंगे उतना ही आएगा, बट यहाँ पे वो कहना कई बार बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हम आपको बता रहे हैं, अगर हम लोग 10 पॉइंट्स या 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, वी कैन एश्योर यू कि 75% विल बी फ्रॉम आवर टॉट मटेरियल, 80% विल बी फ्रॉम योर आवर टॉट मटेरियल। लॉ जैसे सब्जेक्ट में जिसमें टेक्निकल पार्ट है उसमें ऑलमोस्ट 100% विल बी फ्रॉम आवर टॉट मटेरियल, जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जो अनुराग सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो सब कुछ वहीं से होगा। बट फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक दिस EB, उसके अंदर में चीज़ें बहुत डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि 100 में से 75 अपना पढ़ा लिखा हुआ आ रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी एक बहुत अच्छे मार्जिन पर, जो बाकी का 25 अपना बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम आउट ऑफ द ट्रैक होगा, वो भी हमारे लॉजिक के ऊपर, हमारे नॉर्मल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं बात को? प्लस
आई एम वंस अगेन टेलिंग यू, आपका तरीका क्या होना चाहिए। जैसे आपने इसको पढ़ा, आपने यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस देख लिए, एक बार कर लिया, अच्छे से आपने टिक विक लगा लिया कि हाँ एग्जाम के टाइम पे इतना पढ़ेंगे, इतना रिवाइज करेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए कि ईबी ऑलमोस्ट अपना खत्म होने पे है, तो अब आपने अलग अलग क्वेश्चंस को ओपन करना शुरू किया, देखना शुरू किया। ठीक है, आपने वेबसाइट के अंदर में ईबी वाला पोर्शन ओपन किया और उसके जो छोटे छोटे 10-10 सवाल दिए हुए हैं उन सबको सॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, विद दिस जस्ट आई रिमेंबर कि नहीं हमने कुछ टेस्ट अपडेट नहीं किए हैं अभी आपके वेबसाइट पर, उसके लिए हमको मैसेजेस आए हैं बच्चों के, तो हम उसको ज़रूर से अपडेट कर लेंगे। ठीक है, ये फ्राइडे सैटरडे संडे स्पेसिफिकली हमने आप ही के लिए रिजर्व किया है, तो हम आज आप ही का काम करेंगे, तो रात तक में उसको अपडेट करवा देंगे। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देखेंगे ये आपके इंस्टीट्यूट के इसमें से बहुत से टेस्ट हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो मॉक टेस्ट 2, 3, 4 है, तो इसमें आपने ओपन किया मान लो मॉक टेस्ट 2। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ये शुरुआत में आपका इंग्लिश वाला पार्ट है, शुरुआत में आपका इंग्लिश वाला पार्ट है, फिर ये आपका लॉ वाला पार्ट है, 10 क्वेश्चन लॉ के, फिर इसके बाद यहाँ से देखो ईबी है, इन द लॉ ऑफ डिमांड, नो चेंज इन फैशन, इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड, नेशनल इनकम, ये हो गया, ऑल रेवेन्यू पेड बाय द गवर्नमेंट, रीजनल रूरल बैंक्स आर कवर्ड बाय, फिर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और 30, द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीसीज। मतलब इस तरीके के फिर हमने क्वेश्चंस, अभी तो हमने एक ओपन किया, इसी तरीके से 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ईबी का इसके अंदर में एक टेस्ट दिखाई देगा, ये वाला, ये आपका फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये आपका एक फुल मॉक टेस्ट है। तो इन सब चीज़ों को आपने ओपन करना शुरू किया और एक एक करके सॉल्व करना शुरू किया। तो इससे क्या है ना, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा हम लोग सॉल्व करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फिर हमारे पास में कुछ फुल टेस्ट भी हैं, मतलब एकदम पूरा का पूरा आपका जो पूरा 200 क्वेश्चंस का होता है वो पूरा का पूरा टेस्ट भी है, वो भी अगेन आपके ICSI का ही प्रिस्क्राइब टेस्ट है। तो वो 3 टेस्ट हैं। तो आप जब इतना कुछ सॉल्व कर लेंगे तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब हम तैयार हैं। ठीक है, चलो एक फाइनल ओके कहो, एक फाइनल यस कहो, एंड आई विल टेक योर लीव। वॉज इट क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय। कल हम लोग सेम टाइम पे मिलते हैं, थोड़ा जल्दी, अगर हम जल्दी आ गए तो।